कम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश, जो कि लाइट कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों पोर्शन के, जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं छात्र उनके लिए भी और कक्षा 12th में के जो छात्र हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के सारे पोर्शन को कवर करेंगे, बहुत अच्छी तरीक़ा से कवर करेंगे, कुछ भी पॉइंट इसमें छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और दोस्तों के साथ वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें और लाइक करें। साथ में आपको बता दूं, पूरी वीडियो अगर आप देख जा रहे हैं, जितने थोड़ा लंबी वीडियो बनेगी, वीडियो अगर पूरी देख जा रहे हैं तो आपको मैं बता दूं प्रकाश और प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, इतने चीज़ को आज मैं कवर कराने वाला हूं। संघन माध्यम और विरल माध्यम, ये भी चीज़ आपका कवर होगा। शेष बात अगली वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तो आज की वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश के बारे में। सबसे पहले प्रकाश देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम ध्यान देंगे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात यही है इसमें कि जो प्रकाश होता है, सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान क्या होती है? दृष्टि मतलब देखने की क्षमता को क्या करती है? जागृत करती है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, अर्थात देखने की क्षमता को जागृत करती है या उसे हमें उत्साहित करती है। किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है? प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता प्रदान करती है। बात करेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश खुद ही आपको बता दें कि अगर आप देखेंगे तो प्रकाश खुद ही क्या है? अदृश्य है। प्रकाश किसी को दिखता नहीं है, लेकिन यह देखने में क्या करती है? मदद करती है। ये होता है प्रकाश। देखिएगा, प्रकाश के बारे में और सारे पॉइंटली हम बात करेंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश जल में भी चलता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक बात देखेंगे, सबसे पहले आपने देखा कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है और यहाँ पर देखिए प्रकाश जल में भी चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होती है और जल में प्रकाश की चाल इतना होती है। अर्थात आपको मालूम चल गया होगा कि निर्वात में जल से ज्यादा होती है किसकी? प्रकाश की चाल। आगे पॉइंट देखेंगे 3 नंबर। प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन होता है। आपको बताऊंगा परावर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का क्या और विवर्तन और विवर्तन होता है। साथ में अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि जो प्रकाश होता है वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रकाश किरणें क्या उत्पन्न करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है प्रकाश किरणें। ये भी बात याद रखेंगे। 5 नंबर बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दोस्तों क्या है? तो प्रकाश सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा में प्रकाश का गमन होता है। आप बात करेंगे कि सरल रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश को, अगर आप यहाँ पे कोई टार्च है, टार्च को ऑन करेंगे तो एक सीधी रेखा में आगे चलता है। अर्थात प्रकाश सरल रेखा में इसका गमन होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 6 नंबर का पॉइंट यहाँ पर आप लोग कवर करेंगे कि प्रकाश सरल रेखाओं में चलता है। प्रकाश उष्मा हस्तांतरण की, प्रकाश में उष्मा हस्तांतरण जैसी क्रियाएं होती है। अर्थात जब थर्मामीटर को आप ध्यान दीजिए, थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर जो ताप मापने के कार्य आता है। अगर इसको प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो थर्मामीटर का जो पारा होता है, थर्मामीटर में क्या होता है दोस्तों? पारा ऊपर चढ़ जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश उष्मा का हस्तांतरण कराने में सहयोगी होता है, सहयोग प्रदान करता है। इतना चीज देखिए, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? जब सूर्य से प्रकाश किरणें आती है। दोस्तों बात करेंगे सूर्य से प्रकाश किरणों की। जब भी सूर्य से प्रकाश किरणें हमारे पृथ्वी पर आती है, तो सूर्य से जब प्रकाश किरणें आती है तो वह निर्वात में होते हुए आती है। तो इससे आपको निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
प्रकाश जल में भी चलता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है और विवर्तन होता है। सारे पॉइंट को आप ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक ना। इसमें आपको कोई भी परेशानी और दिक्कत की चीज नहीं है, आपको एक एक पॉइंट में बताऊंगा। आगे देखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो इसको इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब प्रकाश किरणें उच्च तरंगदैर्घ्य और उच्च आवृत्ति वाली धातुओं पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, अर्थात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करा देती है। जो सौर ऊर्जा का जितना भी पोर्शन होता है वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको खुद इस बात का बताऊंगा। जो इस समय आप पढ़ रहे हैं, बस धीरे धीरे इसकी बातों को, थोड़ी थोड़ी बातों को आप देखते चलिए। आगे देखते हैं, प्रकाश सरल रेखाओं में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है दोस्तों, मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अगर आपको इसका क्लियर करना है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या नहीं चलता है, तब आपको ध्यान देना होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे आप पता करेंगे, देखिएगा, जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं होती है तो देखिएगा, अगर प्रकाश सीधी रेखाओं में नहीं चलता तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं नहीं हो पाती। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी कारण सूर्य की छाया पृथ्वी पर दिखाई देती है। इसका एकदम सटीक उदाहरण आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ही होगा। आगे देखिएगा, प्रकाश जो होता है वह ऊष्मा का हस्तांतरण करा देता है, या ऊष्मी प्रभाव भी दर्शाता है। जिससे आप लोग थर्मामीटर देखिए, थर्मामीटर को अगर धूप में रख देंगे तो थर्मामीटर को धूप में रखने पर उसका जो पारा होता है ऊपर चढ़ जाता है, ठीक ना। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकाश है वह ऊष्मा का हस्तांतरण कराने में भी क्या है, मददगार है, सहयोगी है। इतना चीज आपने देखा। प्रकाश की परिभाषा सिंपल बात है, आपको याद होनी चाहिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दोस्तों यहीं पे बात करें कि प्रकाश से कौन सी ऊर्जा मिलती है। अगर ऊर्जा के बारे में ध्यान देना है तो अगर मान लो आप देखो, सन है यहाँ पे, सन, आप देखिएगा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, तो सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। अगर मान लो यहाँ पे सन है, सूरज है, अगर सूरज से यहाँ पे मान लो पृथ्वी है, ठीक ना, पृथ्वी है, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक आपका तारा है, ठीक ना। और सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम संगलित होकर आपको ऊर्जा देते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 5500 भी आपका मिल जाएगा, 5500 डिग्री सेल्सियस। इस बात को भी आप ध्यान देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जब सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती है, थोड़ी थोड़ी ये भी बात को ध्यान रखिए, 500 सेकंड का समय लगता है आने में। 500 सेकंड का 60 से भाग देंगे, मिनट में बदल जाएगा, ये भी बात आप ध्यान देंगे। आगे देखिएगा, जब इस सूर्य की प्रकाश किरणें आती है तो सीधी आती हैं, तो इससे निकल सरल रेखाओं में चलती है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो प्रकाश किरणें वो सरल रेखाओं में चलती है। और सूर्य की प्रकाश किरणों से क्या मिलता है दोस्तों, विटामिन डी मिलती है। कौन मिलता है विटामिन, तो विटामिन डी मिलता है। लेकिन इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं कवर करना है, बस इतना जानना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश निर्वात में चलता है, जल में चलता है। और प्रकाश किरणें जो देखेंगे, प्रकाश तरंगों के बारे में, फोटान के रूप में चलती है प्रकाश तरंगे। तो इसको भी एक ध्यान रखिए, प्रकाश किरणें क्या है, अनुप्रस्थ है। ये भी बात को ध्यान रखो, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार पूछा है कि प्रकाश किरणें क्या है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है दोस्तों, अनुप्रस्थ। और जो ध्वनि होती थी, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो, कि जो ध्वनि होती है वो कौन सी तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। तो आप लोगों को मैंने बताया था, जो ध्वनि है, ध्यान दो, यहीं पे मैं फिर से लिख कर आपको बताऊं कि जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कौन, ध्वनि। और प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, प्रकाश। अगर इसको आपको ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे प्र आया, अगर आप याद करने का तरीका देखेंगे तो यहाँ पे प्र आया, तो मतलब यहाँ पे प्र आया, तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आधा ध आया और यहाँ पर भी आधा ध आया। तो आपसे इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुदैर्घ्य जो है वह ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगे के उदाहरण है, और प्रकाश है क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है, ठीक ना। इतने बात को आप ध्यान देंगे। लेकिन इतने ही बात नहीं अभी पूरा हुआ, पूरे बात को अगर ध्यान देने की बातें में आप लोग समेटेंगे तो एक चीज और एक चीज देखते चलिएगा। यहीं पे प्रकाश के कुछ और भी पॉइंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और उसको भी आप लोग ध्यान से देखते चलिए। इसमें एक पॉइंट मेरा है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत एक मेरा पॉइंट है कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, और एक दूसरा का पॉइंट है अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अभी जितना भी कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये
काफ़ी अभी नीचे की बातें हैं। अगर इतनी बातें आप जानते रहेंगे तभी आगे की बातें जानेंगे, नहीं तो आप बातें नहीं जान पाएंगे। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, जो आप नीचे पढ़े होंगे तो आपको खुद वहां पे बताया गया होगा दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत में आप लोग देखिएगा, मेज हो गया, मेज कहीं प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं करता है। कुर्सी हो गई, कुर्सी हो गई। पंखा हो गया, पंखा हो गया, ठीक ना। कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक ना। ये सभी क्या है भाइयों, ये सभी आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत है। सबको आप ध्यान से बस देखते चलिए, इसमें कुछ भी आपको नहीं देखे। दीप्त अदीप्त, दीप्त मतलब दिखाई देगा और अदीप्त मतलब दिखाई नहीं देगा, आपको यही ध्यान देना है। तो अदीप्त का मतलब कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करे उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अदीप्त बोलेंगे। और दीप्त का मतलब जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता हो, स्वयं मतलब हम, ठीक है। स्वयं का मतलब क्या होता है, हम, मतलब हम प्रकाश उत्पन्न करेंगे तो हम दीप्त कहे जाएंगे, और जब हम प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगे तो हम क्या कहे जाएंगे, अदीप्त कहे जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं दीप्त के बारे में। दीप्त में जैसे मान लीजिए, दीप्त में आप लोग जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य, सूर्य जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है तो यह दीप्त हो जाएगा। तारे, तारे भी स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कृत्रिम कुछ वस्तुएं, कृत्रिम वस्तुओं में जैसे कि लालटेन हो गया, इसके बाद विद्युत बल्ब हो गया, ये सभी क्या है, प्रकाश उत्सर्जक हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी क्या कहे जाएंगे, दीप्त कहे जाएंगे। लेकिन आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात ये है, इतने दीप्त अदीप्त में तो ये सारी चीज पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो वह ज्यादा पूछा जाता है, जो मेरे ध्यान पर है, जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्रमा, जिसको इंग्लिश में मून बोला जाता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका ध्यान देखिएगा, दीप्त नहीं है, क्या है, अदीप्त है। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा अदीप्त है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। यह प्रकाश कैसे उत्पन्न करता है, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यह तारों के कारण चमकता है। तारों के प्रकाश से स्वयं यह प्रकाशित होता है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये बात को आप ध्यान देंगे, ठीक ना। इतनी सी बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे वाले पोर्शन में इसमें और भी कुछ पॉइंट हैं, इतने इतने चीजों को आप लोग देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। और भी सारे पॉइंट है, इसको देखते हैं। एक देखते हैं पारदर्शी। यहाँ पे मेरा एक अगला मैटर रहेगा कि पारदर्शी किसे कहते हैं। अगला रहेगा अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं। और अगला मेरा पॉइंट रहेगा अर्धपारदर्शी किसे कहते हैं, और अर्धपारदर्शी किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सभी को, तीनों को बारीकी से समझें और समझ जाएंगे आप। केवल आप देखते चलिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो यह आपका कर्तव्य है कि आप लाइक करें, क्योंकि लाइक ही मेरी मेहनत है। और लाइक करेंगे वीडियो को, अच्छा से अच्छा आपका जो कमेंट होगा, मेरे अगले और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, उत्साहित होगा मेरा मन, और मैं आगे और भी वीडियो बनाने के लिए आपको देता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। निःशुल्क वीडियो आपको मिलती रहेंगी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, कमेंट मैं देखूंगा। ईमेल करिए, ईमेल देखूंगा। आप कहीं भी कर सकते हैं और कहीं भी मैं आपसे मिल सकता हूं, ठीक ना। तो आप देखते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। पारदर्शी क्या है भाई, देखो, पारदर्शी, दर्शी मतलब देखना, पार मतलब उस पार, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए यह एक बिंदु है और इधर एक कोई व्यक्ति है, ठीक ना। इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक ना। इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूं पारदर्शी। यह व्यक्ति है और इससे कह रहा हूं कि तुम पारदर्शी। पार मतलब उस पार, किसके, इसके, जो ये पॉइंट है इसके इस पार। और दर्शी मतलब क्या होता है दोस्तों, देखना, ठीक ना। तो अगर तुम इसके पार देख लोगे तो तुम क्या, यह क्या कहा जाएगा, पारदर्शी बिंदु कहा जाएगा, ठीक ना। आप समझिए मेरा। अगर इसके इस पार अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप क्या कह जाएंगे, पारदर्शी नहीं कह जाएंगे, अर्थात आप अपारदर्शी कह जाएंगे। मतलब ये व्यक्ति है, अगर यह इस पार देख ले रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक ना। इसका आप लोग परिभाषा कहेंगे तो परिभाषा क्या होती है, पारदर्शी वे होते हैं जिनके आर पार हम देख सकें, जिसके आर पार हम देख सकें। आप बताइए, कांच, कांच उदाहरण इसका होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कांच रख दिया जाए, अगर किसी का चश्मा है, कांच है कि नहीं, चश्मा में कांच लगा होता है और वह चश्मा से कांच लगा होता है तो उस पार आदमी नहीं देखता है। आंख जो होती है चश्मा उस पार तो ही देखती है। तो आपका कांच क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। आप बताइए, ये मेरा पूरा वायुमंडल है, वायुमंडल में अनेक गैसें हैं, गैसों को मैं छोड़ दूं, मुझे गैस नहीं पढ़ना है, मुझको केवल हवा पढ़नी है, एयर, हवा। आप बताइए, अगर हवा है तो हवा में हम किसी को देख नहीं ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, तो आपका कांच भी पारदर्शी हो गया और वायु भी पारदर्शी हो गया। और भी सारे उदाहरण है, अर्थात मैं यहाँ पे आदि लिख दिया, जो आप उसको रिकवर करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग देखिएगा, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके,
अपारदर्शी मतलब ध्यान दीजिए अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसके पार देखते थे और अपारदर्शी मतलब जिसके पार हम नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। तो जिसके पार नहीं देख सकते अर्थात आप बोर्ड के उस बगल देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे अपारदर्शी में आपका हो गया मिट्टी हो गई, मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, दीवाल हो गई, लकड़ी हो गई, सभी क्या है भाई अपारदर्शी है। उसके उस पर अगर आप देख नहीं सकते तो आपको क्या हो जाएगा अपारदर्शी हो गया है। लेकिन पारदर्शी अपारदर्शी तो सब समझ जाते हैं, बात फंसती है अर्ध पारदर्शी में। अर्ध पारदर्शी क्या है? अर्ध मतलब इसको संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद क्या होता है? जिसको दो और भागों में बांटना, संधि करा देना। तो आप बताइए यह अर्ध और पारदर्शी, अर्ध मतलब क्या होता है भाइयों? देखो अर्ध का मतलब होता है आधा और पारदर्शी मतलब दिखाई दे, पारदर्शी मतलब दिखाई दे। पारदर्शी आप ऊपर पढ़े हैं यहाँ पे, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। तो पारदर्शी का मतलब वही तो है जिसके आर पार देखा जा सके। और अर्ध मतलब आधा, तो आधा उसके आर पार देखा जा सके, मतलब पूरे की बात नहीं कर रहा है, ठीक ना। आपको अगर साफ साफ उस पार दिखाई दे रहा है तब तो आपको पारदर्शी है, लेकिन आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अर्ध मतलब आधा और पारदर्शी मतलब देख सके। तो जब उस पार आधा दिखाई दे, कुछ धुंधला दिखाई दे, कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, अल्प दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध पारदर्शी बोलेंगे। और इसका आप एग्जाम्पल की बात कहेंगे, उदाहरण की बात कहेंगे, तो उदाहरण हो जाएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। देखिए इसका आप लोग कहेंगे कि कांच तो दोनों तरफ लिखे हैं, मैंने यहाँ पे घिसा हुआ कांच लिखा है। कांच मतलब कि कांच जब घिस जाता है तो उसके चारों तरफ उसके उस पार साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उसको अर्ध पारदर्शी कहते हैं। या तेल लगा हुआ पन्ना, तेल लगा हुआ पन्ना, ये आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा है आपका दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश के सामान्य गुण देखें, इसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी देखें। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। जब मैं अगली वीडियो, बहुत समय पहले जब मैं प्रकाश का परावर्तन वीडियो अपलोड किया था, तो बहुत लोगों का बढ़िया से बढ़िया प्यार दुलार मिला। लोग बताएं कि हाँ वास्तव में हमें समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में क्या चीजें आना है? प्रकाश परावर्तन को मैं केवल एक डायग्राम के द्वारा सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, ठीक ना, मान लो व्यक्ति नहीं लड़का है, ठीक ना, फर्क उतना ही, ठीक ना। व्यक्ति होगा तो ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लड़का होगा तभी ये गलत काम करेगा। और मान लो कि इसके हैंड में यहाँ पे मैंने एक टार्च पकड़ा दिया, ठीक ना। जब सिंपल बात है कि लड़के को अगर टार्च पकड़ा दिया जाता है तो वह घर में कुछ गलत जगह ही बारते हैं, ठीक ना। वह ऑन कर दीजिए, वो आपके मुंह पर बारेंगे या कहीं बारेंगे। तो मान लो कि यह लड़का को जब टार्च पकड़ा दिया गया तो यह घर में लगा एक मिरर है, शीशा है, ठीक ना, यह शीशा है, मिरर, ठीक ना, शीशा, और इसी पर फोकस करता है, ठीक ना। तो आप बताइए, अगर आप टार्च लिए हैं और टार्च को किसी शीशे पर, अगर मान लीजिए शीशा है मेरा बोर्ड, और इस पर जब मैं ऑन करूंगा तो यह इस पर प्रकाश किरणें पड़ेगी, तो यह प्रकाश किरणें वापस लौट जाती है कि नहीं लौट जाती है? आप बताइए, सिंपल प्रोसेस है। तो जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चमकदार अर्थात किसी शीशा वाले तल पर, पालिशदार क्या क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह चमक रहेगी। चमक वाले तल पर जब किसी टार्च को बारिएगा तो वह टार्च की प्रकाश किरणें जब उस पर पड़ेंगी तो पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको सिंपल तौर पे आप लोग इससे समझे होंगे, लेकिन अब यहाँ पे आते हैं आपके बुक के अनुसार। बुक क्या कहती है देखिएगा, जब प्रकाश की किरण, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैं एक पालिशदार सतह लिया हूँ, ठीक ना, पालिशदार सतह। ये क्या है मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि यह है दोस्तों क्या, पालिशदार सतह, पालिशदार सतह। तो जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार सतह पर, मतलब यहाँ पे दोस्तों समझ जाइए, यहाँ पे मैंने टार्च लगा दिया और टार्च से प्रकाश किरणों को मैंने इस पर डाल दिया। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम यही है, माध्यम इसका चेंजअप नहीं हुआ है। तो जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार सतह पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डायग्राम पहले समझिए। देखिए, यह प्रकाश किरण यहाँ पर पड़ रही है, जहां पर पड़ रही है दोस्तों वहीं पे आप क्या गिरा दीजिए, लंब गिरा दीजिए, जिसको विज्ञान की भाषा में अभिलंब कहते हैं। उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। देखिए, अब आपको देखना होगा, जितना कोण ए होगा ना,
उतना ही कोण पर यह प्रकाश किरणें क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक ना, तो निकल जाएगी। आप लोग देखिए, यह जो प्रकाश किरणें आ रही है और यहाँ पे परावर्तन हो रही है, परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें चली जा रही है, माध्यम वही है। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चमकदार तल पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, सुनिए मेरी बात को, यह आने वाली प्रकाश किरण है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं दोस्तों आपतित किरण। जाने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि यह परावर्तन के द्वारा जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और यहाँ पर देखिएगा, इस वाले बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। सब चीज़ों को आप कवर करते चलिएगा, कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, ठीक ना। यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और दोस्तों इसको बोलेंगे अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक ना। साथ ही में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको कोण आई और इसको कोण आर दर्शाएंगे, ठीक ना। देखिए यह डायग्राम हो गया। डायग्राम समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार सतह पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद पुनः वो उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को, इस परिघटना को, इस परिकल्पना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन के पश्चात जाने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यह अभिलंब क्या होता है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिएगा, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी, मेरा आशा है, ठीक ना। लेकिन प्रकाश परावर्तन के दोस्तों नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम की बात करें तो इसके रूलेशन कितने हैं, 2 हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। पहला नियम देखिएगा और साथ में दूसरा नियम देखिएगा। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम को देखिएगा। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, सबको आप ध्यान से बस देखते चलिए। अगर आपको वीडियो पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रिट्वीट करके दूसरी बार वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण। आपतित किरण नियम है, नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये वाला आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दोस्तों आई वाला अभिलंब, ठीक ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों का तल एक नहीं है, ठीक ना। आप लोग देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं दोस्तों आपतन कोण। इसी को क्या कहा जाता है, आपतन कोण। और इसको क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण। इसको क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण को कोण आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से दर्शाते हैं। आपतन कोण को कोण आई से, परावर्तन कोण को कोण आर से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये होता है दूसरा का नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लो यार दोस्तों, अब देखो ना, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों का तल एक है कि नहीं है, यहाँ पे तो मिल रहे हैं, ठीक ना। ये वाला नियम इसका हो गया। फिर आगे देखिएगा, आगे दूसरा का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण ये वाला और ये वाला ये आपतन कोण कोण आई और बराबर होता है परावर्तन कोण कोण आर के, ठीक ना। तो कोण आई इक्वल टू के कोण आर, यही होता है दूसरा नियम प्रकाश परावर्तन का। और पहला नियम होता है आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। तो ये रहा आपका प्रकाश परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। तो आगे वाली पॉइंट में हम बात करेंगे प्रकाश अपवर्तन की। तो प्रकाश अपवर्तन को ध्यान से देखा जाए और समझा जाए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक किया जाए, दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, ठीक ना। परिवार को बढ़ाया जाए, ठीक ना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहेगा और थोड़ी भी परेशानी नहीं रहेगी, ठीक ना। आप ही के लिए, आप ही लोगों के लिए सब कुछ हो रहा है, ठीक ना। तो आप मेहनत से इसको लाइक करें,
चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मज़े से आप बने रहें। और यहाँ पे आपको मज़े के साथ पढ़ना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। कई बार वीडियो पढ़ेंगी और भी नए नए तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक ना। आप बस हौसला बढ़ाए रखें, ठीक ना, और भी जो होगा आगे अच्छा ही होगा, ठीक ना। आगे देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन आपको सबसे पहले बता दूं, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती थी। यही बात आपको समझना है कि जब प्रकाश की किरणें का जब परावर्तन पढ़ा रहा था, तो जब प्रकाश की किरणें टार्च बढ़ता था किसी चमकदार या परिचदार सतह पर, तो पढ़ने के बाद वापस लौट जाती थी। लेकिन ये बाबू प्रकाश के अपवर्तन में घटना नहीं होती है। प्रकाश अपवर्तन में प्रकाश की किरणें वापस नहीं लौटती है, बल्कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता, रोड, रास्ता, पथ, वही सब क्या है? मार्ग है। तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन में करा रहा था तो लौट जा रही थी टकरा कर पलिसदार सतह पे, लेकिन अपवर्तन में लौटेगी नहीं, बल्कि अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से मुड़ जाएगी, अपने मार्ग से किसी तरफ झुक जाएगी। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। देख रहे हैं अब इसमें देखो आपको यही बताना है। प्रकाश के अपवर्तन पढ़ाने से पहले आपको दो बिंदु मुझे बताना होगा। दो बिंदु का मतलब है कि एक बिंदु मेरा होगा भैया माध्यम। माध्यम क्या होता है? माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम मैं प्रत्येक को आपको बारीकी से समझाऊंगा कि माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है, ठीक ना। माध्यम का मतलब ये है ना कि वहां पे आप लोग एक ही माध्यम में कराते थे, ठीक ना, परावर्तन की घटनाएं एक ही माध्यम में होता था। अभी आप समझ जाएंगे सघन क्या है। सघन की परिभाषा देखेंगे तो अधिक अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिए, सुनिए मेरी बात को। अधिक अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, जबकि कम अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। सुनो मेरी बात, आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल बातें समझ जाएंगे कि अधिक अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को सघन माध्यम, जबकि कम अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। देखो अधिक अपेक्षित घनत्व का बात कहा गया है, मतलब जिसके मॉलिक्यूल पास पास हो, जिसके परमाणु अणु पास पास हो, ये बात कह रहा है। तो सघन में हो जाएगा जल और क्या हो जाएगा दोस्तों? कांच, ठीक ना। आदि बहुत से उदाहरण है, अब देखिएगा जो आपको मुख्य इंपॉर्टेंट उदाहरण रहेगा वही मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। जल हो गया, कांच हो गया। विरल में मतलब हो जाएगा, विरल में हवा, वायु को ही ध्यान में रखा जाए, ठीक ना। और भी बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सघन, घन का मतलब पास पास, घन का मतलब क्या होता है? पास पास। और विरल का मतलब विरल, दूर दूर, ठीक ना। आपको यही समझना है, सघन मतलब पास पास और विरल मतलब दूर दूर, बस आपको यही समझना होगा। आप देखिए जल हो गया, जल के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, वायु के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ठीक ना। तो सघन विरल आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो अभी आपको अपवर्तन में समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा देखिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, भैया देखो माध्यम की बात कर रहा है, मतलब सघन से विरल में जाएगी या विरल से सघन में जाएगी, ठीक ना। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब समझो कि अगर मैं टार्च लिया हूं और टार्च को मैं किसी तालाब में फोकस करा रहा हूं, ऑन करके टार्च को ऐसे बार रहा हूं, तो यह प्रकाश किरणें जब वायु से उस जल में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। थोड़ा मोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए आप लोग थोड़ा मोड़ा बढ़िया तरीके से और देखेंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे आप लोग देखो, ऊपर मैं ये वायु लिया, पहला माध्यम को क्या लिया? वायु लिया, माध्यम नंबर 1 है, मैंने क्या लिया? वायु लिया। यहाँ पर देखिए माध्यम नंबर 2 मैंने क्या लिया? जल लिया। जल का मतलब हो गया वाटर और वायु का मतलब हो गया दोस्तों एयर, ठीक ना। सभी को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं जल लिया हूँ तो इसको मैं ऐसे ऐसे आप लोगों को कर दिया कि जैसे मालूम चले कि आपको जल ले लिया, ठीक ना। अनुभव कीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ से देखिएगा मैं प्रकाश की किरणों को ऐसे डाल रहा हूँ, तो डालने के बाद यहाँ पे प्रकाश किरणें ऐसे मैं फोकस करा दिया, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। दोस्तों क्या बोला जाएगा? बोलिए, आपतित किरण। और जब यहाँ पे प्रकाश किरणों को मैंने फोकस कराया तो यहीं पे आप क्या गिरा दीजिए? एक अविलंब गिरा दीजिए। मैंने क्या गिराया? तो ये मैंने अविलंब गिरा दिया,
इसको ध्यान दीजिए, मैंने क्या गिराया, अविलंब गिराया। ये रहा आपतित किरण और मैंने गिराया अविलंब, ऊपर है वायु, नीचे है जल, ठीक ना। यह है कम अपेक्षित घनत्व वाला माध्यम, यह है अधिक अपेक्षित घनत्व वाला माध्यम। जब प्रकाश किरण इसमें जाएगी तो जाने के बाद यह अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। मतलब देखिए, इसको जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन यह इस तरह नहीं गई, यह इस तरह चली गई। इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तित प्रकाश किरण। यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको बोलेंगे अपवर्तित प्रकाश किरण, इसको बोला गया अपवर्तित प्रकाश किरण। समझिए मेरी बात को यही समझना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश अपवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। साथ में इसके 2 कंडीशन है, कंडीशन को भी ध्यान रखिए। सुन लीजिए मेरी बात को। अगर प्रकाश की किरणें, ये वायु है ना, वायु का मतलब क्या होगा, विरल माध्यम है ना। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। नीचे वाला क्या है दोस्तों, सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। समझिए, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश किरणें, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश किरणें, तो अविलंब के तरफ झुक जाएगी। सुनिए मेरी बात को, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब के तरफ झुक जाएगी। और यही उल्टा करा दीजिए, यहीं पे इसको थोड़ा समझिए बात को, ठीक ना। यहीं पे इसको देखिए और इधर करिए आप लोग सघन माध्यम और इधर करिए विरल माध्यम। और प्रकाश किरणें अगर ऐसे जा रही है तो ध्यान दीजिए, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह ऐसे चली गई। मतलब समझिए बात को कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुकेगी, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी। देखो बात को समझिए, कैसे आप याद करेंगे। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो सघन का मतलब पास होता है। सघन का मतलब क्या होता है, पास। तो यह अविलंब के पास जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा, सघन से विरल में जाएगी तो विरल का मतलब होता है दूर, मतलब यह अविलंब से दूर जाएगी। विरल होगी, दूर जाएगी, ठीक है। ये बात को आप ध्यान देंगे, समझेंगे। और प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। पहला नियम और दूसरा नियम, दोनों को देखिए। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यही कहता है आपतित किरण। यहाँ पे देखिए आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिए दोस्तों, यही पे आपको डाउट होता है। जब प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ रहे थे तो प्रकाश परावर्तन में आपको बताया गया होगा कि प्रकाश परावर्तन में परावर्तित किरण होता था और यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तित किरण, ठीक ना, न कि परावर्तित किरण, ठीक ना। आप लोग वहां पे पढ़े हैं परावर्तित किरण, क्योंकि उसका परावर्तन होता था और यहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा है, अपने मार्ग से विचलन हो रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखा हूँ अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, यही है क्या, अविलंब, ठीक ना। तो आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, अपवर्तित किरण मतलब विचलित हो गई किरण, और आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ पे आपतन कोण की ज्या साइन आई, यहाँ पे साइन आई, ठीक ना, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। आप लोग देखिएगा, साइन आई बटा के साइन आर इजकल टू नियतांक। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यही रहा, तो इसको फिर एक बार नियम को बता दें। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक तल में। और यहाँ पे आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो वीडियो लंबी भी हो चुकी और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, मेरा पूरा आशा है, विश्वास है। और जो भी वीडियो फिर आगे आपको मिल जाएगी, ठीक ना। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पाने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर, और मैं हूं अभिषेक। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।